नमस्कार, स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं विवियन फर्नांडिस। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पूर्वी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की। पूर्वी भारत में इस कार्यक्रम का देखरेख का जिम्मा उड़ीसा के कटक का सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है। ये देश के पूर्वी हिस्से में पानी की कमी नहीं है और यहाँ की पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज़मीन भी उपजाऊ है। ये इलाका देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है। जून 2015 के अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग के गोरिया कर्मा गांव में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी। पूर्वी राज्यों में निर्धनता और कृषि उपयोगी होने की वजह से यह बेहद उत्तम चुनाव था। आंकड़े बताते हैं कि भारत में गरीबी कम करने के लिए कृषि विकास औद्योगिक विकास से ज्यादा कारगर साबित हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और अनुसंधानों के विस्तार पर खर्च से कृषि विकास को और बढ़ावा मिला है, जो कि ग्रामीण सड़कों और सिंचाई में निवेश से अधिक है। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। इस दूसरी कृषि क्रांति होने की संभावना कहां है? मैं जानकारियों के आधार पर कह सकता हूं, अब हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति की संभावना कहीं है तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये भारत के जो पूर्वी इलाके हैं वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना। पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के समीप बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा गांव में हुई थी। 1934 के भूकंप के बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए दिल्ली का IARI पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। 1960 के दशक में पूसा इंस्टीट्यूट में मैक्सिको की गेहूं की बौनी किस्मों को उगाया जाता था। इसके पश्चात किसानों को इन अत्यधिक उपजाऊ किस्मों को विकसित करने के लिए दे दिया जाता था। इसी तरह हरित क्रांति का जन्म हुआ। अगर पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जारी रहता तो हरित क्रांति का जन्म वहां हो सकता था। भारत एक चावल प्रधान देश है। प्रत्येक राज्य इसे उगाता है। 31 मिलियन हेक्टेयर गेहूं की तुलना में 44 मिलियन हेक्टेयर चावल के अंतर्गत आता है। 2013-14 में 96 मिलियन टन गेहूं की तुलना में 106 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया गया। लेकिन जो राज्य चावल प्रधान नहीं हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा, जिनके बीच चावल का रकबा 12% है, उन राज्यों ने 33% चावल का योगदान राशन प्रणाली के माध्यम से देश के गरीबों को खिलाने के लिए खरीदा। केंद्रीय चावल अनुसंधान के अनुसार 2025 तक भारत को 130 मिलियन टन चावल की आवश्यकता होगी और पूर्वी राज्य वर्तमान समय की कम पैदावार से निपटने के लिए अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। The eastern states can take over. पूर्वी राज्यों को दिए गए समर्थन से नीतिगत ढांचों, बाजार संबंधी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि पूर्वी राज्य न केवल पूरे देश को खाद्यान्न प्रदान कर सकते हैं, बल्कि इसका निर्यात भी कर सकते हैं। Should feed the whole country and also support the export. पूर्वी राज्यों और बेहतर उत्पादकों के बीच पैदावार में एक बड़ा अंतर है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन में आगे हैं। पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय औसत से ज्यादा उपज के साथ सबसे ऊपर है। पैडी का पैदावार जरूर बढ़ा है, पर अभी भी जो है काफ़ी स्कोप है कि इसको और हम बढ़ा सकते हैं। पिछले 4-5 साल में हम देखें तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हाइब्रिड सीड का है और जो इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप हो रही है उनका है, और जो गवर्नमेंट जो एफर्ट्स लगा रही है जैसे इनपुट्स वगैरह वो भी जो है बढ़ा है, तो उसके उन सब को लेके प्रोडक्शन रियल में बढ़ा है। लेकिन अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें
तो उत्तर पश्चिमी राज्य चावल के उत्पादन में अक्षम रहे हैं। पंजाब ने जहां 1 लाख लीटर पानी के साथ केवल 19 किलो चावल का उत्पादन किया, वहीं पश्चिम बंगाल ने इतनी ही मात्रा का उपयोग करके पंजाब से तकरीबन दुगना 37 किलो चावल का उत्पादन किया। असम ने 33 किलो जबकि उड़ीसा और बिहार ने 22 किलो उत्पादन किया। पंजाब ने मुफ्त बिजली देकर पानी के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, जिसकी वजह से भूजल स्तर पर गहरा असर पड़ा है। पंजाब एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां जलासार 33 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है। इसके बावजूद वो चावल के एक कलश के समान बना हुआ है, जबकि वो उसके उपयुक्त नहीं है। चावल को तकरीबन 225 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि पंजाब में 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वे भूजल को खाली करते जा रहे हैं। Rainfall in Punjab is only 60 centimeters. So the rest is groundwater. So they are depleting groundwater. इसी वजह से पिछली सरकार ने पूर्वी भारत में हरित क्रांति नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी ने इसके लिए सन 2010-11 में 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया तथा इतने ही मूल्य का आवंटन इससे अगले वर्ष में भी किया। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी के माध्यम से चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना तथा चावल की फसल के बाद दूसरी फसल को तीव्रता से सक्षम करना और बाजार पहुंच में सुधार करना। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम बेहद सफल रहा है। इससे चावल का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। साल 2011 में पूर्वी भारत के राज्यों ने धान के अतिरिक्त उत्पादन में 7 मिलियन टन की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसलिए मैं इस स्कीम में साल 2011-12 में आवंटित राशि 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर साल 2012-13 में 1000 करोड़ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि सब्सिडी वाले बीज और उर्वरक, समुदाय खलिहान, शुष्क मंच और नलकूपों के प्रावधान के निर्माणों के साथ किसानों के खेतों पर नई प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के लिए बने थे। लेकिन इस बदलाव को लाने के लिए 7 राज्यों में फैले 1000 करोड़ रुपए का परिव्यय पर्याप्त है। Money is important for the research. अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को किसान को हस्तांतरित करने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, न कि हरित क्रांति लाने के लिए। जानकारी यहाँ मौजूद है, आवश्यक ये है कि ये किसानों तक पहुँचे। किसानों तक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपको बड़े निवेश की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता है जो तकनीकियों को समझ सकें और किसानों तक इसे पहुंचा सकें। लेकिन पूर्वी राज्यों का शासन इतना खराब है, बुनियादी ढांचे इतनी लचर व्यवस्था से जूझ रहे हैं कि चावल की खेती को बिना सड़क बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए बगैर बाजार में बिक्री के लिए नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बिहार को लीजिए। 2004 में नई सरकार ने गठन के बाद कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति लाने के लिए 5 साल का एक रोड मैप तैयार किया। यह 2017 तक बढ़ा दिया गया है और इसे 1,50,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। If you see, when we started in 2005-06, अगर आप देखें 2005-06 में जब नई सरकार ने शुरुआत की तब धान की उत्पादकता भारत उत्पादकता से आधी थी, मगर अब हम राष्ट्रीय औसत के काफी नजदीक आ चुके हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि रोड मैप के अंत तक आते आते हम दूसरे कई शीर्ष राज्यों के निकट आ जाएंगे। caught up with the average, national average, and we have gone a bit ahead. अभी लेते हैं एक ब्रेक। क्या देश को राइस पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूर्वी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि क्या वो राज्य जहां बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाले बिना चावल का प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है, क्या वहां चावल पैदा करना बंद नहीं कर देना चाहिए। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसी एक राइस पॉलिसी चाहता है जिसमें ये तय हो कि किस राज्य को चावल पैदा करना है और किस राज्य में इसकी खेती बंद कर देनी चाहिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान मुख्य रूप से BGREI योजना की निगरानी करता है। ये कहता है कि सामान्य रूप से 8/6 इंच की दूरी से अगर रोपण किया जाए तो उससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये खरपतवार हटाने को आसान बनाता है, परंपरागत सघन रोपण कीट और रोगों को दूर करने में मदद करता है। किसानों को अधिक अनाज के बजाय पुआल गठन के लिए 3 किस्तों में विभाजित मात्रा में यूरिया उर्वरक लागू करने के लिए कहा गया है। उन्हें जिंक सल्फेट, बोरोन जैसे सूक्ष्म पदार्थों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। नवीनता किसानों के खेतों में बड़े पैमानों पर प्रदर्शनों से है। पिछले साल ये कटक में कई जिलों के 14 ब्लॉक के 4200 हेक्टेयर भूमि पर आयोजित की गई। कुछ किसानों को नए तरीकों के साथ काम करने के परिणाम ने प्रोत्साहित किया है, जबकि किसान कठिनाइयों का हवाला देते हैं। केनाल के ऊपर हम निर्भर करते हैं, तो पानी आ जाने से हम करेंगे। बारिश बहुत कम हुआ है इस साल में, तो हम पानी पर पूरा निर्भर करते हैं, केनाल के पानी पर। थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा होता है जो टाइम पर जो खाद और फर्टिलाइजर वगैरह जो भी बीज वगैरह सही टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। जो मूल्य धाड़ी रोउथिले श्रमिक पंक्ति रोपण के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। उन्हें और अधिक मजदूरी चाहिए, जो मैं उन्हें दे नहीं सकता। अधिका पैसा खोजबारू आमे बंद कलु बाध्य होई। यहाँ तकनीकों के बीच टकराव भी हैं। उदाहरण के लिए कटक के एक ब्लॉक में पंक्ति रोपण को प्रदर्शित किया गया है, जबकि दूसरी जगह पर किसानों को मेडागास्कर से ली गई चावल गहनता की पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जहां 8 से 10 दिन पुरानी पौध 25/25 सेंटीमीटर ग्रिड में अकेली लगाई गई है। किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों के अनुसार ये काफी कठिन प्रक्रिया थी और इसे अधिक परिश्रम की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका पालन किया, क्योंकि उन्हें डर था कि मूसलाधार बारिश से पौध खराब हो सकती थी। खरीफ सीजन रे SRI या चावल गहनता की प्रणाली अभ्यास करने के लिए मुश्किल है। हमें 10/10 इंच के ग्रिड में संयंत्र के लिए पौध करना पड़ता है। भारी वर्षा से नाजुक पौधों को नुकसान पहुंचता है। प्रथम तो लोक कहीं राज्य हेले नहीं ये पद्धति चाष। शुरुआत में गांव वाले इस तरह की खेती के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की और नतीजा अच्छा रहा। फिर उन्होंने और लोगों को इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ ही वक्त बाद सभी गांव वाले इस प्रक्रिया को अपनाने लग गए। बुझेले अवशिष्ट किसी लोग बुझला 3-4 वर्ष ए प्रकार धाड़ी रुआ चलता। पूर्वी भारत में ऐसा कोई नमूना नहीं है जिससे ये दर्शाया जा सके कि चावल को ऊपरी भूभाग और कम भूमि में उगाया जा सके। इस क्षेत्र का तकरीबन 80% वर्ग वर्षा सिंचित है, 5% मूल रूप से सिंचित है, जबकि आधी भूमि निचले स्थल पर है। उच्च पैदावार उत्पादन को स्थिरता के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। So if there is moisture stress or drought comes, अगर वहाँ नमी है या सूखा पड़ता है तो हम एक उच्च भूमि की किस्म का उपयोग करते हैं जो सूखे की सहिष्णुता के सहायक हों, और अगर बाढ़ या जलमग्नता की स्थिति हो तो हम उच्च स्तर की किस्मों का प्रयोग करते हैं जो इस बाधा से निपट सके। और इसीलिए इस किस्म के विकास में एक बड़ी खामी इसकी अस्थिरता और विविधता निवेश प्रबंधन है। बिहार का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बारिश से बचने के लिए सूखी भूमि पर चावल की सीधी बुआई के पक्ष में है। भले ही बिहार ने SRI में महारत हासिल की हो, परंतु कम मजदूरी और किसानों के लिए उच्च बचत के लिए वरीय चावल निर्देशित करने की दिशा को बदला जा सकता है। मैं प्रयास यही कर रहा हूं किसानों को समझाने का, मौसम के बदलते परिवेश में धान की खेती गेहूं के जैसा करें, बिना पानी का, बिना मजदूर का यह खेती कैसे संभव है। मैं घूम घूम करके किसानों को प्रशिक्षण दे रहा हूं
गुणवत्ता के बीज 15 से 20% की पैदावार बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में बीज प्रतिस्थापन अनुपात 20 से 30% के बीच है। किसान जिस बीज को बचाने और पुनः उपयोग करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी शक्ति खो देता है। राष्ट्रीय बीज प्रतिस्थापन अनुपात 40% से अधिक है। बीज को हर साल बदल दिया जाना चाहिए। जब तक किसान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सक्षम है, उन्हें और अधिक विकसित करने के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होगी। पूर्वी भारत के कई इलाकों में सरकारी एजेंसियों की खरीद नहीं है। इसी वजह से किसानों को कम कीमतों के लिए समझौता करना पड़ता है। कई राज्यों के पास पूर्ण रूप से प्रभाव की कमी है, जिसकी वजह से BGREI को उत्तर प्रदेश में उदासीनता और असम में उत्साह की कमी का सामना करना पड़ता है। BGREI is a success. BGREI एक सफल कदम है। पिछले 3 सालों की तुलना में 7 पूर्वी राज्यों में इसने 6 से 10 मिलियन का अधिक उत्पादन किया है और ये BGREI की सफलता का सूचक है। As compared to average of 3 years prior to BGREI, and this is a indicator of success of BGREI. जब तक पैदावार के अंतराल को मिटाया नहीं जाएगा, तब तक पंजाब और हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना चावल के पर्याप्त क्षेत्रफल में बदलाव नहीं कर सकते। वहां के किसानों को भी उनकी फसलों के बदलने का सही भुगतान देने की आवश्यकता है। लेकिन पंजाब के 138 में से 110 ब्लॉकों में भूजल कमी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक है। पंजाब अपने 3 लाख हेक्टेयर धान में से चावल को स्थानांतरित करने के लिए क्षेत्रफल का आधा हिस्सा चाहता है। बाकी वहां के किसानों को न्यून त्रिशित चावल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो एक IARI की पिछले साल जारी विधि है, जिसके जरिए कम अवधि में चावल को उपजाया जाता है, जो 120 दिनों में परिपक्व हो जाता है। Traditional basmati has got 160 days. पारंपरिक बासमती चावल की अवधि 160 दिनों की होती है। सबसे विस्तृत पूसा बासमती 1121 की अवधि 145 दिनों की होती है। तो अगर हम इस अवधि को 120-125 दिन की कर दें, तो भविष्य में हमें कम अवधि वाले चावल, गेहूं या अन्य फसल की प्रजाति मिल सकती है, जिससे किसानों के मुनाफे को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। राज्यों को चावल की खेती के लिए जल पर निर्भर होना पड़ेगा। ये किसान, जो कि IARI का सदस्य है, 6 साल से 20 एकड़ में चावल की सीधी बुआई कर रहा है। उसकी देखरेख में गांव की 150 एकड़ जमीन पर सीधी बुआई की जा रही है। 2 कृषि कार्यों के लिए इसे वितरित कर रहे हैं। यहाँ एक साथ 2 कृषि कार्यों को किया जा रहा है, जो लाभकारी होने के साथ साथ पानी की बचत भी करता है। हाँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल जानकार हूँ, साइंटिस्टों के टच में रहते हैं, IRI का फेलो भी हूँ। तो मैं आसपास के किसानों को ये कहता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको सेव करना, उनको रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। सीधी बुआई का पालन भारतीय किसान हरित क्रांति से पहले करते आ रहे हैं। बाढ़ से तबाह हुई फसल के मातम को कम करने के लिए बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में रोपाई की जाती रही है, लेकिन मशीनों एवं कीटनाशक पदार्थों के विकास से प्रगतिशील राज्यों में काफी फायदा हुआ है, जिससे अब सतह को ऊपर से खोदकर बुआई की जा सकती है। Some of the fragile ecosystem in the country, particularly the states of say, अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे नाजुक पारिस्थितिक प्रणालियों वाले राज्यों को देखें, तो इन राज्यों में 5 लाख हेक्टेयर वर्ग ऊपरी भूभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें चावल की सीधी बुआई की प्रक्रिया को अपनाया है। इसी प्रक्रिया को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है, जहां चावल को प्रतिरोपित फसल के रूप में उपजाया जाता है। इस साल पंजाब ने चावल की सीधी बुआई को अपना मुख्य अभियान बनाया है और उनका लक्ष्य है कि वो चावल की बुआई का क्षेत्रफल 4 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा सके। चावल एक बहुमुखी फसल है, लेकिन अधिक पानी की खपत के कारण ये नकारात्मक रूप से पर्यवेक्षण में आ गया है। चावल की वो किस्में जो अनियमित मौसम का मुकाबला कर सकती हैं और किफायती हैं, पूर्वी राज्यों में समृद्धि लाने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी दूर कर सकती हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे कुछ और मुद्दा। तब तक के लिए नमस्कार।